So hello students, welcome to today's class. So in this class we are going to study a new chapter, that is the states of matter. Okay, and why I am taking the states of matter, because we have already studied this equilibrium chapter. इक्विलिब्रियम चैप्टर में मैं आपको बता रही थी हमको इक्विलिब्रियम दो पार्ट में पढ़ना था. ठीक है, हमें पढ़ना था इक्विलिब्रियम का हमको पढ़ना था इक्विलिब्रियम, दैट इज वन इज़ दी केमिकल इक्विलिब्रियम, मैंने बहुत बार बताया है. एंड दूसरा हमें पढ़ना था आयनिक इक्विलिब्रियम. राइट, आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ना था हमको. केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम दोनों के बारे में पढ़ना था. तो केमिकल इक्विलिब्रियम हमने पूरा आपका ली चैटलेट प्रिंसिपल तक कवर कर लिया है. आयनिक इक्विलिब्रियम हमको स्टार्ट करना है. उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बट कुछ कुछ जो टॉपिक्स हैं और कुछ कुछ जो पॉइंट्स हैं वो आपके सिलेबस से निकाल दिए गए हैं. ठीक है, सो आयनिक इक्विलिब्रियम हम अभी यहाँ पर नहीं पढ़ रहे हैं. आप इसको एक चैप्टर ही कंसिडर करो केमिकल इक्विलिब्रियम को, और आयनिक इक्विलिब्रियम को भी एक अलग ही चैप्टर कंसिडर करो. ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया है, पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लिया है न्यूमेरिकल्स के साथ. आयनिक इक्विलिब्रियम हम अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमको पता है कि आयनिक इक्विलिब्रियम को पढ़ने से पहले हमको स्टेट्स ऑफ मैटर पता होना चाहिए. तो ये चैप्टर 7 था आपका, शायद चैप्टर 7 था आपका. एंड जो हम पढ़ने वाले हैं वो आपका स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर 5 है एनसीईआरटी का, स्टेट्स ऑफ मैटर. सो स्टेट्स ऑफ मैटर काफ़ी ईजी सा चैप्टर है, काफ़ी सीरीज चीज़ें हैं इसके अंदर, बट आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा. बहुत ईजी टॉपिक है. हमको मेनली आइडियल गैस, जैसे हमने आपके इक्विलिब्रियम चैप्टर में हम हमेशा ये इक्वेशन यूज़ करते हैं, PV = nRT. तो हम क्यों यूज़ कर रहे थे, कहाँ से आ रही थी इक्वेशन, अब इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे. कैसे ये इक्वेशन बनती है, क्या फॉर्मूला है इस इक्वेशन का, ये सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे. तो जस्ट आज का क्लास थोड़ा सा इंट्रोडक्टिव क्लास होगा, थोड़ी बेसिक चीज़ें जानेंगे. एंड फ्रॉम नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट कर देंगे आपका चैप्टर. ओके, सो शैल वी स्टार्ट? राइट, यस. And then after states of matter we'll go back to our that remaining part. Okay, remaining part of this ionic equilibrium. So we'll do like that, in that way we'll proceed. Okay, so no need to be get panic. Okay, we will surely going to complete it as soon as possible. सो सबसे पहली चीज़ हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं. थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन हर चैप्टर का ज़रूरी होता है. सो आई डेंट गेट दैट मच ऑफ इनफ टाइम सो दैट आई कैन प्रिपेयर द नोट्स, बट या simultaneously I will upload the notes, and you people don't need to bother about that, what all things we have to study and what all things we have to eliminate. Okay, everything will cover. NCERT is basically very important. आपको मैं हमेशा बोलती हूँ NCERT को पढ़ना है तो आपको टेंशन की जरूरत नहीं है. वंस आई फिनिश दिस चैप्टर आई विल अपलोड साइमल्टेनियसली, आई विल अपलोड द नोट्स फॉर द सेम ऑल्सो. सो शैल वी स्टार्ट दिस चैप्टर? ओके, we'll start with the introduction part. Actually it is not that much important, but we will study so that our knowledge will get. Okay, in the previous unit we have learned about the properties related to single particle of matter, such as atomic size, ionization enthalpy, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, डेंसिटी, मॉलिक्यूलर शेप एंड पोलैरिटी. सो हमने जो चैप्टर 4 पढ़ा था, हमारा वो चैप्टर जो 4 हमारा केमिकल बॉन्डिंग था. आप लोगों ने कहा था कि केमिकल बॉन्डिंग का जो पोर्शन है वो आप एक और बार पढ़ा देना. तो येस, आई विल डू दैट ऑल्सो. केमिकल बॉन्डिंग हम दोबारा फिर से पढ़ेंगे, तो मैं आपको स्टार्टिंग से फिर से पढ़ा दूंगी. तो ये बस बेसिकली जो आपका केमिकल बॉन्डिंग का जिक्र कर रहा है. राइट, केमिकल बॉन्डिंग का. सी, मैं आपके रैंडम चैप्टर इसलिए पिक कर रही हूँ, हमको आपका सिलेबस भी खत्म करना है, और आपके जो पैटर्न, जो इस बार का पैटर्न दिया है स्टेट बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड ने, तो हमको उस पैटर्न से सिलेबस को कंप्लीट करना है. दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग लाइक दिस. ओके, सो विल कंप्लीट दिस स्टेट्स ऑफ मैटर फर्स्ट. एक चैप्टर हमारा अच्छे से हो जाएगा, देन विल गो टू नेक्स्ट वन. सो हमने ये सारी चीज़ें आपकी इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, डेंसिटी, ये सब के बारे में हमने लास्ट जो यूनिट था उसमें पढ़ रखा है. मोस्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल सिस्टम विद विच वी आर फैमिलियर रिप्रेजेंट द बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर. ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. दैट इज द प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद अ कलेक्शन एंड लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, आयन, मॉलिक्यूल्स. फॉर एग्जाम्पल, एन इंडिविजुअल मॉलिक्यूल of a liquid does not boil but the bulk boil. right, ये बॉइलिंग के बारे में बता रहा है. ये सब आप खुद से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा. नाउ नेक्स्ट थिंग क्या लिखी हुई है, कलेक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैविंग वेटिंग प्रॉपर्टीज. अब बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल साथ में इकट्ठे होंगे तो उनके पास क्या होती है, वेटिंग प्रॉपर्टी होती है. राइट, गीला गीलापन. इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स डू नॉट वेट. एक सिंगल मॉलिक्यूल वेट नहीं होते. जब बहुत सारे बल्क में मॉलिक्यूल होते हैं तभी वो वेट होते हैं. वाटर कैन एग्जिस्ट एज, वाटर आपको पता है 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है. इट कैन एग्जिस्ट एज व्हाट, आइस. दैट इज व्हाट, अ सॉलिड स्टेट. राइट, water can exist as what, ice. right, ice which is a solid state. It can exist as liquid or it can exist in the gaseous state as water vapor और steam के फॉर्म में वो gaseous state में भी
एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइस, वाटर एंड स्टीम आर वेरी डिफरेंट इन ऑल ऑफ दीज स्टेट्स ऑफ वाटर। क्या लिखा हुआ है? इन ऑल ऑफ दीज स्टेट्स ऑफ वाटर केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ वाटर रिमेन्स द सेम, दैट इज H2O। यस, तो हम जैसे बता रहे थे वाटर की 3 करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, 3 स्टेट में वाटर पाया जाता है। एक तो आपका सॉलिड स्टेट इन द फॉर्म ऑफ आइस, दूसरा आपका लिक्विड जिसमें आप वाटर आपका लिक्विड स्टेट में मिलता है, एंड द गैसियस स्टेट इन द फॉर्म ऑफ वेपर और यू कैन से स्टीम, राइट, और यू कैन से वेपर और यू कैन से स्टीम, राइट। नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइस, वाटर एंड स्टीम आर डिफरेंट। जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है आइस और वाटर की और स्टीम की वो डिफरेंट होती है, बट उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। देखो, केमिकल कॉम्पोजिशन जब तक चेंज ना हो तब तक हम उसको फिजिकल ही बोलेंगे। देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका था, क्या था हमारा 3 स्टेट, राइट। हमारा था आइस, हमारे पास लिक्विड है, राइट, दैट इज वाटर, सिंपल वाटर हम लिख देते हैं। आइस तो आपको पता ही है, एंड देन आपके पास वेपर है। तो आपको पता है वेपर जो है आपका गैसियस स्टेट है, राइट, गैसियस स्टेट है। ये आपका लिक्विड स्टेट है, ये आपका सॉलिड स्टेट है, राइट, सॉलिड स्टेट है। भले इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, इसका मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट हो सकता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट हो सकता है, राइट। मतलब भले ही देखो, आप ज़्यादा आइस ज़्यादा ठंडा है, वाटर थोड़ा नॉर्मल होता है, वेपर आपका गर्म होता है, राइट। तो इस तरह से इसका टेम्परेचर वेरी करता है। सो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो क्या करती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी वेरी करती है, राइट, वेरी करती है फिजिकल प्रॉपर्टीज, बट केमिकल कॉम्पोजिशन सेम है। अब देखो, आइस है, आइस आपका किससे बना होता है? H2O, 2 हाइड्रोजन पर 1 ऑक्सीजन। लिक्विड जो वाटर है वो भी आपका 2 हाइड्रोजन पर ऑक्सीजन, वेपर भी आपका 2 हाइड्रोजन पर ऑक्सीजन से बना हुआ है। तो इनका केमिकल कॉम्पोजिशन हमेशा सेम है, ठीक है। बाकी चीज़ें अलग हो मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज भले अलग हो सकती हैं, बट केमिकल प्रॉपर्टीज आर ऑलवेज एंड ऑलवेज सेम, राइट। अब क्या लिखा हुआ है? द करेक्टरिस्टिक्स, हाँ ये हम देख लेते हैं क्या लिखा है। द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ वाटर डिपेंड्स ऑन द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। जो इनकी करेक्टरिस्टिक्स है वो किस पर डिपेंड करती हैं कि कितना एनर्जी है इस मॉलिक्यूल्स के अंदर, एंड ऑन द मैनर इन विच वाटर मॉलिक्यूल एग्रीगेटेड, और किस मैनर में वो पास में आपस में इकट्ठा हैं, ठीक है। सेम इज ट्रू फॉर अदर सब्सटेंसेज, और ऐसा ही सारे सब्सटेंस के लिए होता है। अभी हमने बस एक जनरल केस वाटर का स्टडी किया, ऐसे ही सारे सब्सटेंस के लिए भी होता है। कोई भी सब्सटेंस अपने सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में पाया जा सकता है, ठीक है। अब क्या लिखा है? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस डू नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ इट्स फिजिकल स्टेट। जैसे कोई सिस्टम का फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है, उसका मतलब ये नहीं कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी बदल जा रही है। जैसे कि हमने अभी वाटर का एग्जाम्पल देखा, राइट, यस। तो जैसे कि हमने आपका देखा, ठीक है। सेम इज ट्रू फॉर द अदर सब्सटेंसेज ऑल्सो। मतलब क्या है, जो केमिकल प्रॉपर्टी है, जो जरूरी नहीं है जैसे स्टेट बदल रहा है कोई भी मैटर का तो वो भी चेंज हो जाए, केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाए, तो ऐसा नहीं है। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस डू नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ इट्स व्हाट फिजिकल स्टेट, बट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डू नॉट डिपेंड अपॉन द फिजिकल स्टेट। देखो, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है, ठीक है, बट उन किस रेट से रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, वो डिपेंड करता है फिजिकल स्टेट पे। अगर गैसियस है तो आराम से हो जा रहा है, सॉलिड है तो थोड़ा धीरे हो रहा है, उसको तोड़ने में टाइम लगेगा। तो देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज डू नॉट डिपेंड ऑन द फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट पे केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं करती, बट रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो रेट है, जो स्पीड है रिएक्शन का, वो डिपेंड करता है। तो एक चीज़ हमको क्या पता चल गई, हमको ये पता चल गई जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो डिपेंड नहीं करती है फिजिकल प्रॉपर्टीज पे और फिजिकल स्टेट पे, राइट, बट जो रेट ऑफ द रिएक्शन होता है वो डिपेंड करता है, ठीक है। मेनी टाइम्स इन कैलकुलेशन वाइल डीलिंग विद द डेटा ऑफ एक्सपेरिमेंट वी रिक्वायर नॉलेज ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर। जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं, डेटा डालते हैं एक्सपेरिमेंट का, तो हमको चाहिए होता है कि किस स्टेट में मैटर, जब हम रिएक्शन लिखते हैं, हम लिखते हैं ना ये गैस स्टेट में, ये सॉलिड में है, ये लिक्विड में है, क्यों लिखते हैं, जरूरी होता है। देयरफॉर इट बिकम नेसेसरी फॉर केमिस्ट टू नो द फिजिकल लॉ, ठीक है। इसके बाद ही हमारी नेसेसिटी आ गई बोल सकते हैं फॉर केमिस्ट लोगों के लिए, टू नो द फिजिकल लॉ। मतलब फिजिकल लॉ क्या कहता है उसके बारे में जानने के बारे में। विच गवर्न्स द बिहेवियर ऑफ मैटर, जो कि मैटर के बिहेवियर के बारे में बताता है इन डिफरेंट स्टेट्स। डिफरेंट स्टेट में मैटर का क्या बिहेवियर होता है उसके बारे में बताना की क्यूरोसिटी साइंटिस्ट लोग के अंदर जग गई, ठीक है। अब बेसिकली जो हमारा इंपॉर्टेंट जो चीज स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि हम इस यूनिट में पढ़ने क्या वाले हैं। सो बेसिकली इन दिस यूनिट वी विल लर्न मोर अबाउट दीज 3 फिजिकल
स्टेट्स ऑफ मैटर। हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? हम 3 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो बेसिकली इन दिस यूनिट वी विल लर्न मोर अबाउट दीज 3 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। पर्टिकुलरली हम किस किस स्टेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं? हम पर्टिकुलरली आपके लिक्विड एंड गैसेस के बारे में ज़्यादा पढ़ने वाले हैं रादर देन आपका सॉलिड। जो आपका सॉलिड स्टेट है वो आपका क्लास 12th में आएगा, ठीक है। तो हम बेसिकली ज़्यादा पढ़ने वाले हैं लिक्विड एंड गैसेस के बारे में। तो आप बेसिकली स्टेट्स ऑफ मैटर अगर मैं बोलूँ तो 5 टाइप के स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, राइट। वी हैव 5 टाइप ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। बट हमको पूरे 5 टाइप्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में नहीं पढ़ना है। आपको पता है कौन कौन से मैं अगर बोलूंगी तो आपको पता है सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है, अब प्लाज्मा स्टेट भी है 4th स्टेट, एंड द 5th स्टेट आपका बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की अभी ज़रूरत नहीं है हमको, ठीक है। उसके बारे में नहीं, हम जनरल बेसिस पे डिस्कशन कर रहे हैं जो बहुत नोइंगली स्टेट्स ऑफ मैटर एंड दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ये जो यूनिट है स्टेट्स ऑफ मैटर, इसमें हम आपका जो 11th क्लास में है उसमें हम आपको सिर्फ गैसियस स्टेट एंड लिक्विड स्टेट के बारे में पढ़ाएंगे। जो आपका सॉलिड स्टेट है वो आपका फर्स्ट चैप्टर है किसका? क्लास 12th केमिस्ट्री का, ठीक है। वो हम वहाँ पर पढ़ेंगे, क्लास 12th में पढ़ेंगे, अभी हमको नहीं पढ़ना है। सो ये हम क्या पढ़ रहे थे? यस, तो इतनी हमको डिस्क्रिप्शन पता चल गया ना। Yes, so we will learn more about these 3 physical states, matter, particularly liquid and gaseous state. To begin with, it is necessary to understand the nature of intermolecular forces. Before हम जो ये states of matter के बारे में पढ़ने वाले हैं वो सब जानने से पहले हमको कुछ चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी हैं। That is the nature क्या होता है intermolecular force। अब आप बोलोगे intermolecular force क्या होती हैं? अब देखो 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए हैं। मैं आपको intermolecular force के बारे में एक चीज़ बता दूँ। जैसे मान लो 2 मॉलिक्यूल, इंटर मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स होती है उसको ही हम बोलते हैं इंटर मतलब बीच में, राइट। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, 2 मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स होती है उसको हम बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। तो इतना पता चल गया। तो हमको इस चैप्टर में सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में पढ़ने से पहले हमको थोड़ा बहुत डिस्कशन इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में करना पड़ेगा कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स क्या होती है, कैसी होती है, कैसे एक्ट करती है, ठीक है। तो उसके बारे में पहले डिस्कशन होगा, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन एंड द इफेक्ट ऑफ थर्मल एनर्जी ऑन द मोशन ऑफ द पार्टिकल। देखो हमको नेचर पढ़ना पड़ेगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का नेचर क्या होता है, इवन मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन कैसी होती है, कैसे मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, इसके बारे में हमको डिस्कस करना पड़ेगा। हमको इफेक्ट ऑफ थर्मल एनर्जी के बारे में भी डिस्कस करना पड़ेगा। किस पे? जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इफेक्ट ऑफ थर्मल एनर्जी मतलब जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, थर्मल एनर्जी दे रहे हैं, तो उस थर्मल एनर्जी देने से पार्टिकल के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। बेसिकली आपको पता है जब भी हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा मूव करते हैं, राइट। तो वो सारी चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है वो सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज द बैलेंस बिटवीन दीज डिटरमाइन द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। ये सारी चीज़ों का जो बैलेंस होता है, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज बोल लो आप, जो नेचर होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का, मॉलिक्यूल इंटरेक्शन होता है और इफेक्ट ऑफ थर्मल एनर्जी, ये सारी चीज़ किसको डिटरमाइन करती है मोशन ऑफ पार्टिकल। किस पे डिपेंड करती है? ये सारी चीज़ जो होती है थर्मल एनर्जी आपकी, ये सारी चीज़ बेसिकली आपकी डिपेंड करती है, डिटरमाइन करती है स्टेट ऑफ सब्सटेंस की। सब्सटेंस का स्टेट क्या है, क्या क्या चीज़ें। फर्स्ट इज द इंटरमॉलिक्यूलर नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, किस टाइप का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, उनका मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन क्या है, किस टाइप की थर्मल एनर्जी के साथ जो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो कैसा बिहेव कर रहे हैं। तो ये सारी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि एक पर्टिकुलर सब्सटेंस का क्या फिजिकल स्टेट है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। शैल वी मूव टू द नेक्स्ट वन, राइट। अब हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में थोड़ा डिटेल में आज आपके बुक में लिखा है वो डिस्कस कर लेंगे। सी आई हैव मेक अ नोट्स, आई हैव ऑलरेडी हैविंग द नोट्स, आई विल सेंड यू पीपल, योर वर्क इज टू गेट थ्रू इट। बट अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको एनसीईआरटी से पढ़ा रही हूँ ताकि जो आपकी स्मॉल पॉइंट है जो हम एनसीईआरटी में मिस करते हैं, ये चैप्टर इतना न्यूमेरिकल्स नहीं है इस चैप्टर में, बट हम जो छोटी छोटी चीज़ें मिस कर देते हैं ना वो सारी चीज़ों को देखने के लिए है हमने बुक से पढ़ाना स्टार्ट किया। क्योंकि स्टार्टिंग अगर आप देखोगे तो कुछ पॉइंट तक तो आपके न्यूमेरिकल्स हैं ही नहीं, ठीक है। न्यूमेरिकल्स आपके कब आएंगे? न्यूमेरिकल्स आपके आएंगे जैसे हम आपके लॉज पढ़ेंगे, ठीक है, तब आपके न्यूमेरिकल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो उन न्यूमेरिकल्स को भी कैसे करना है वो सब हम समझेंगे, एंड जहाँ पे न्यूमेरिकल आएंगे वहाँ पे मैं आपको न्यूमेरिकल भी कराऊंगी, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल हमारा थ्योरेटिकल पार्ट है तो उसको हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बेसिकली ये फोर्सेस होती हैं अट्रैक्शन एंड रिपल्शन की बिटवीन द इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स। किसके बीच में? इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स के बीच में ये फोर्सेस होती हैं अट्रैक्शन और रिपल्शन की, ठीक है। वो पार्टिकल्स जो इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स है वो आपके इधर एटम हो सकते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली अगर आपको कोई पूछेगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन द इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स
फोर्स किसकी होती है, अट्रैक्शन और रिपल्शन की बिटवीन द इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स। इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स में आपका एटम आ सकता है, आपका मॉलिक्यूल्स आ सकता है। दिस टर्म डज नॉट इंक्लूड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स that exist between the two oppositely charged ions. ठीक है, this term does not include the electrostatic force that exist between the two oppositely charged ion and the force that holds atom of the molecule together, that is the covalent bond. Right? अब क्या बोला है, द टर्म डज नॉट इंक्लूड, जो ये हमने बताया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये टर्म इंक्लूड नहीं करती है किसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को नहीं इंक्लूड करती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपको पता है किसके बीच में एक्ट होती है, दो पर्टिकुलर चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट, दो पॉजिटिव चार्ज। अब आप देखो, जो आपका ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन से अलग है। सो ये बेसिकली इंक्लूड नहीं करती है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपको पता है किसके किसके बीच में होती है, ऑपोजिट चार्ज पार्टिकल्स के बीच में होती है, राइट। एंड द फोर्स, और उस फोर्स पर भी डिपेंड नहीं करती है जो फोर्स दो पर्टिकुलर एटम को एक साथ बाइंड करके रखती है। मैंने बोल तो दिया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मतलब कोवेलेंट बॉन्ड मत समझ लेना, और आप ना ही इसको आयनिक बॉन्ड समझ लेना। आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, राइट, तो उसको वो भी मत समझ लेना। इतना यहाँ तक समझ में आया तो ठीक है। अब नाउ देखो, जो अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है, जिसमें अट्रैक्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आर नोन एज वेंडर वॉल फोर्सेज। जो अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती है वो होती है वेंडर वॉल फोर्सेज। याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी क्या कहलाती है, अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर नोन एज वेंडर वॉल फोर्सेज। ये एक वेंडर वॉल नाम है एक साइंटिस्ट का, मतलब ये वेंडर वॉल फोर्सेज को इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था उनका नाम भी वेंडर वॉल था, ठीक है, जॉन वेंडर वॉल्स था, who explained the deviation of real gases from ideal behavior through these forces. Okay, इनका नाम पे क्यों पड़ गया इस फोर्सेस का नाम, ये बेसिकली कौन सी फोर्सेस हैं, ये आपकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वीक वेंडर वॉल फोर्सेस। इनका नाम वेंडर वॉल फोर्सेस इसलिए पड़ा क्योंकि जो ये साइंटिस्ट हैं इन्होंने एक डेविएशन दिखाया था किसका, रियल गैसेस का आइडियल बिहेवियर से, ठीक है। क्या दिखाया था वो हम आगे पढ़ेंगे, आपको अभी समझ में नहीं आएगा अगर मैं ऐसे बोल दूंगी। डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर थ्रू दिस फोर्स का यूज करके उन्होंने दिखाया था, इसलिए इनके नाम पे इनका या गैसेस का नाम रख दिया, ठीक है। वैसे तो हम अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी बोल सकते हैं और वेंडर वॉल फोर्स भी बोल सकते हैं। अब क्या लिखा है, वी विल लर्न अबाउट दिस लेटर इन दिस यूनिट। हम इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे कि रियल गैसेस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर क्यों डिवेट करती है, इसके बारे में हम आगे और डिस्कस करेंगे। अब क्या लिखा हुआ है, van der Waals forces vary considerably in magnitude and include dispersion forces or London forces. Okay, सो ये क्या बोल के रखा है, ये जो आपकी वैन डर वाल फोर्सेज होती हैं वैरी करती हैं किसमें, मैग्नीट्यूड में, एंड इंक्लूड करती हैं किसको, डिस्पर्सन फोर्स। डिस्पर्सन फोर्स को भी इंक्लूड करती हैं अपने अंदर, और ये डिस्पर्सन फोर्स को हम लोग लंडन फोर्स भी बोलते हैं। डाइपोल फोर्स को भी अपने अंदर इंक्लूड करती हैं, एंड डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स को भी अपने अंदर इंक्लूड करती हैं। तो बेसिकली आपको इतना याद रखना है, जो आपके वैन डर वाल फोर्सेज होती हैं वो उसके भी सब टाइप्स हैं, दैट इज दी डाइपोल फोर्स, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, और आपकी होती है डिस्पर्सन फोर्स, और यू कैन से लंडन फोर्स, ठीक है। तो ये वैन डर वाल फोर्सेस एक तरह की वीक फोर्सेस हैं, उसके अंदर आपके तीन कैटेगरी आ जाती है, ये लंडन फोर्सेस, डाइपोल फोर्सेस एंड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। ए पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ डाइपोल इंटरेक्शन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आप बोलोगे जो ये पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ डाइपोल, जो डाइपोल स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ इंटरेक्शन है, उसका एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि हमने पढ़ा होना चाहिए था चैप्टर 4 में, बट हम इस चैप्टर में भी पूरा डिटेल डिस्कशन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में, तो हम इसको यहीं पर खत्म कर लेंगे, ठीक है। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो आपको अभी एक चीज आप याद रख लो कि जैसे मैं अगर एक चार्ट बना दूं, जैसे कि अगर मैं आपका एक चार्ट बना के बताऊं, तो हमको ये याद रखना है कि 1 सेकेंड, हमको ये समझ में आना चाहिए, जो आपकी ये वैन डर वाल फोर्सेज है, वैन डर वाल्स फोर्सेज जो है ये आपकी 3 टाइप में डिवाइडेड है। एक तो है आपका डिस्पर्सन फोर्स, ओके, इसको हम लोग और लंडन फोर्स भी बोलते हैं, ओके, लंडन फोर्स, डिस्पर्सन फोर्स और लंडन फोर्स। दूसरा इसको बोल सकते हैं डाइपोल फोर्स, इसका टाइप है, इसके सब टाइप्स हैं, डाइपोल फोर्स। इसी का एग्जांपल होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनाते हैं ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो इसका एग्जांपल है। तीसरा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल,
डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स, राइट, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। तो ये 3 कैटेगरीज हैं, ठीक है। अब क्या बोल के रखा है, ए पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओनली a few element can participate in hydrogen bonding, hydrogen bond formation, therefore it is treated as a separate category। अब देखो, वैसे तो ये डाइपोल डाइपोल को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बोलते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम अलग से स्टडी क्यों करते हैं, बिकॉज ओनली वेरी फ्यू और यू कैन से 3 एलिमेंट ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, जब हाइड्रोजन बॉन्ड होता है FON के साथ, राइट। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ जब हाइड्रोजन पेयर करता है तभी ये क्या बनाता है, जो बॉन्ड बनता है वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। जब हाइड्रोजन किसके साथ, फ्लोरीन, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन, जब हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है तभी जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, we'll call it as the hydrogen bonding। Okay, so we have already learned this about this in unit 4। Now I'm going to tell you what all we have learned। Okay, at this point it is important to note that the attractive forces between an ion and a dipole are known as ion dipole force। अब देखो, कोई फोर्स है एक आयन के बीच में और एक डाइपोल के बीच में, तो वो उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, आयन डाइपोल फोर्स। एक आयन है और दूसरा डाइपोल है, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो उसको हम आयन डाइपोल फोर्स बोलेंगे, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या आयन डाइपोल फोर्स बोल सकते हैं। एंड ये जो फोर्स होगी वो आपकी वैन डर वाल फोर्स नहीं होगी। दीज आर नॉट वैन डर वाल फोर्सेज। विल नो about these type of van der Waal forces। Okay, we will now learn about different type of van der Waal forces। तो हमको पता चल गया van der Waal forces आपकी 3 टाइप की हैं। एक तो आपकी डिस्पर्सन और लंडन फोर्स है, दूसरा जो आपका van der Waal फोर्स है वो है आपका डाइपोल डाइपोल फोर्स है, तीसरा जो आपका एग्जाम्पल है दैट इज दी डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स है, ठीक है। और हाइड्रोजन को हम अलग से स्टडी इसलिए करते हैं क्योंकि हाइड्रोजन बहुत स्पेसिफिक एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता है, सिर्फ 3 एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। तो बहुत स्पेसिफिक है हाइड्रोजन का कैरेक्टर, इसलिए अलग से हम हाइड्रोजन को भी स्टडी करेंगे। सो सबसे पहले हम स्टार्ट कर देते हैं यहाँ से पढ़ना, क्योंकि हमारा ऑलरेडी टाइम बहुत जा रहा है। तो ये एक बेसिक टॉपिक था इसलिए मैंने इसको इतना टाइम लगा दिया, वरना आने वाले लेक्चर्स में हम इतना टाइम नहीं लगाएंगे, हम जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे। एंड यू विल नॉट गेट टेंशन कि आपको नोट्स कैसे मिलेंगे, नोट्स नहीं मिल पाएंगे, ये सब मत टेंशन लीजिए, नोट्स आराम से मिल जाएंगे, एवरीथिंग विल कवर। ओके, now comes the dispersion force or you can say the London force। Okay, dispersion force or you can say the London force। Now what is this dispersion and what is this London force? So atoms and what is written here, atoms and non-polar molecules are electrically symmetrical, ठीक है। atoms and non-polar molecules are electrically symmetrical and have no dipole moment because their electronic charge cloud is symmetrically distributed। अब क्या लिखा है, atoms एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल, एटम्स बोल के रखा है और बोला है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, वो मॉलिक्यूल्स जो कि पोलराइज नहीं हो सकते, जिनके पास चार्ज सेपरेट नहीं हो सकता, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हो सकते हैं। तो एटम्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल आर इलेक्ट्रिकली सिमेट्रिकल, वो लोग सिमेट्रिकल होते हैं एंड हैव नो डाइपोल मोमेंट, उनके पास डाइपोल मोमेंट होता ही नहीं है। डाइपोल तो तभी क्रिएट होगा जब कोई पोलराइज्ड होगा, मतलब उसमें आयंस बनेंगे, राइट। बिकॉज देयर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्लाउड इज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्यों ऐसा होता है, बिकॉज जो उनका इलेक्ट्रिकली चार्ज क्लाउड होता है वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मतलब सारे चार्ज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो वो एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं, ठीक है। बट ए डाइपोल में डेवलप मोमेंटरली इवन इन सच एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। बट क्या होता है, उस एटम्स में भी आपका डाइपोल जनरेट हो जाता है थोड़े टाइम के लिए, ठीक है। दिस कैन बी अंडरस्टैंड एज फॉलोज। सपोज वी हैव 2 atoms, okay, A and B in a close vicinity of each other। अब मान लो हमारे पास 2 एटम हैं A and B, वो दोनों आपस में बहुत क्लोज हैं, ठीक है। इट मे बी सो happen that momentarily electronic charges distribution in one of the atoms, say A, becomes unsymmetrical। The charge cloud is more on one side than the other side, okay। The charge cloud will be more on the one side than that of the other side, okay। Then than the other। Now this result क्या होगा, this result in development of an instantaneous dipole on the atom A for a very short time। बहुत कम समय के लिए एक dipole create हो जाएगा, ठीक है, very short time। Now the instantaneous or the transient dipoles distort the electron density of the other atom B which is close to it, so as to consequence a dipole is induced in the atom B। अब देखो इस चीज को हमने समझा, इसको हम पूरा पढ़ लेते हैं, उसके अंदर आपको एक चीज समझाती हूँ। द टेम्पररी डाइपोल्स ऑफ एटम ए एंड बी अट्रैक्ट ईच अदर। जब टेम्पररी डाइपोल क्रिएट हो जाएगा तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। सिमिलरली टेम्पररी डाइपोल्स आर इंड्यूस इन मॉलिक्यूल्स ऑल्सो। वैसे ही हम मॉलिक्यूल्स में भी टेम्पररी डाइपोल को इंड्यूस कर सकते हैं, जैसे एटम में कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या लिखा है,
in also this force of attraction was first proposed by German physicist फिस्ट लंडन. ठीक है, ये जो तरह की फोर्स है अट्रैक्शन की, ये सबसे पहले किसने प्रपोज किया था, किसने बताया था इसके बारे में? एक जर्मन फिजिसिस्ट थे, उन्होंने बताया था. उनका नाम था फिट्स लंडन, तो इसलिए लंडन फोर्स बोला जाता है. फॉर द सेम रीजन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू टेम्पररी डाइपोल्स इज ऑल्सो नोन एज. देखो इसी वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन टू टेम्पररी डाइपोल्स, राइट, between two temporary dipoles is also known as London force. The another name for the same is the dispersion force. London force is also called as dispersion force. अब क्या लिखा है? These force are always attractive. ये जो forces हैं हमेशा attractive होती हैं and the interaction energy is inversely proportional to the sixth power of the distance between the two interacting particles. ये जो फोर्सेस होती हैं ये ऑलवेज अट्रैक्टिव होती हैं एंड जो इनका इंटरेक्शन एनर्जी होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किससे? 1/r⁶, जो सिक्स्थ पावर ऑफ, मतलब पावर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू इंटरेक्टिंग, मतलब जो इंटरेक्टिंग पार्टिकल बीच में डिस्टेंस है, ये जो फोर्सेस हैं इनका जो इंटरेक्शंस है, इंटरेक्शन जो एनर्जी होती है वो डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है. क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उन दोनों के डिस्टेंस. 6 डिस्टेंस का पावर 6 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, राइट. मतलब उन दोनों के बीच में जो एनर्जी है वो जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उतनी ही कम एनर्जी होगी, या फिर जितनी कम डिस्टेंस होगी उतनी ही ज्यादा आपकी एनर्जी होगी, और जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उतनी कम एनर्जी होगी, क्योंकि r⁶, वेयर r इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स. दीज फोर्सेस आर इंपॉर्टेंट ओनली एट शॉर्ट डिस्टेंस. जब हम लोग बहुत शॉर्ट डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तभी ये फोर्सेस इंपॉर्टेंट होती हैं. फॉर एग्जाम्पल 500 पिकोमीटर मान लो, ठीक है. पिकोमीटर इज व्हाट? 500 into 10⁻12, right? And their magnitude depends on the polarizability of the particle. और जो इनका मैग्नीट्यूड होता है वो किस पर डिपेंड करता है? पोलराइजेबिलिटी ऑफ द पार्टिकल पर डिपेंड करता है. तो इतना समझ में आ गया होगा. नाउ मैं आपको ये जो चीज़ है उसको समझा देती हूँ एक बार. देखो ये दो पार्टिकल्स थे, सिमेट्रिकल पार्टिकल, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्लाउड. अब देखो ये है आपका एक एटम, ये आपका बी एटम, सेंटर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में आपका पॉजिटिव चार्ज रहता है, राइट. तो आपका न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज हुआ. अब क्या हुआ? एटम ए विल इंस्टेंटेनियसली डेवलप with instantaneous dipole more electron density on the right hand side. अब क्या हुआ? जो आपका एटम ए ने क्या किया? डाइपोल को अपने इंस्टेंटेनियस जो डाइपोल होता है अपने अंदर ला दिया, ठीक है. उसके अंदर एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल क्रिएट हो गया, जिसके वजह से ए की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बढ़ गई, राइट. उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स बढ़ गए. ऑन दी विच साइड? ऑन द राइट हैंड साइड. अब देखो ये पॉजिटिव साइड इधर आ गया तो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस डायरेक्शन में बढ़ गए, ठीक है. अब एटम बी विद इंड्यूस डाइपोल. अब क्या होगा? इसके पास क्या था? इसके पास तो आपका ये था, देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका नेगेटिव चार्ज है, ओके. ये पॉजिटिव चार्ज है